नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। किसान आंदोलन का आज 35वां दिन है और आज दोपहर 2 बजे किसान संगठनों की सरकार से बातचीत होगी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि किसान आंदोलन का चीन कनेक्शन निकल आया है और जांच एजेंसियों के हाथ चौंकाने वाले सबूत लगे हैं। ये सबूत मैं आपको दिखाऊंगा, साथ ही साथ आपको बता दूं कि क्या कनेक्शन निकला है। लेकिन उससे पहले कमेंट में आप मुझे बताएं कि किसान आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है। आपको बता दूं कि आज दोपहर 2 बजे सरकार से बातचीत होगी। उम्मीद यही है कि कोई सकारात्मक नतीजा निकल आए और किसान अपना आंदोलन वापस लेने पर विचार करें। लेकिन आपको बता दूं कि हमारे देश में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो चाहती ये हैं कि यह आंदोलन कभी खत्म ना हो, और ऐसा लगता है कि अभी आंदोलनकारी किसान इसी ताकत के वश में आ गए हैं। इनमें खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, अरवन नक्सल और वामपंथी शामिल हैं। लेकिन मोटे तौर पर इन ताकतों का वैचारिक रिमोट कंट्रोल आपको बता दूं वामपंथियों के हाथ में है। और 1962 के युद्ध में चीन का साथ देने वाली कुछ वामपंथी ताकतें आज भी भारत को चीन से आगे निकलते हुए नहीं देखना चाहती हैं। और यही वजह है कि किसान आंदोलन का यह ड्रामा करवाया गया। आपको बता दूं कि भारत समेत पूरी दुनिया अब धीरे धीरे कोरोना वायरस जैसी महामारी से उबरने लगी है। हालांकि ब्रिटेन का जो नया स्ट्रेन था, खबरें ये आ रही हैं कि 20 केसेस मिल गए हैं भारत में। मतलब चेतावनी वाली बात है, या मैं कहूं कि जो है चिंताजनक बात है, लेकिन इस पर कंट्रोल होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया धीरे धीरे उबर रही है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त भारत पर हैं, क्योंकि इस महामारी की वजह से चीन की जो छवि है वो पूरी दुनिया में खराब हुई और अब पूरी दुनिया भारत को चीन के विकल्प के रूप में देख रही है। लेकिन यह बात भारत में बैठे कुछ वामपंथियों को बर्दाश्त नहीं है, जो खाते इस देश का हैं, रहते इस देश में हैं, पीते इस देश का हैं, लेकिन गुणगान चीन और पाकिस्तान का करते हैं। तो उन्हें यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि चीन से आगे भारत कैसे निकल रहा है। और यह वामपंथी, टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी और अरवन नक्सलियों का सहारा लेकर ये लोग भारत की तरक्की के रास्ते में आंदोलन की दीवार खड़ी करना चाहते हैं। आपको बता दूं कि याद होगा आपको, जब नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तब उसमें एक खास धर्म के लोगों को जोड़ दिया गया था। एक मजहब विशेष को भड़का दिया गया और वो मजहब विशेष पंचर पुत्र विशेषज्ञ, पंचर पुत्र सड़कों पर उतर गए। जलाई जा रही हैं संपत्तियां जैसे इनके अब्बा जान की हो। तो उन्हें अफवाह फैलाई गई, उन्हें भड़काया गया, और वो भी ऐसे कि भाई उतर गए सड़कों पे। किसी ने कह दिया भाई तुम्हारा जो है तुम्हारी नागरिकता छीन ली जाएगी नागरिकता संशोधन कानून से। तो ना समझा, ना सोचा, ना जाना, बस उतर गई सड़कों पर। उन्हें कहकर डराया गया कि नागरिकता चली जाएगी, और इस आंदोलन से एक खास मजहब और एक खास क्षेत्र के लोगों को यह कहकर डराया गया। अब इस आंदोलन में एक खास धर्म और खास क्षेत्र के लोगों को डराया जा रहा है कि उनकी जमीनें छीन ली जाएंगी, जैसे वहां नागरिकता छीन ली जा रही थी, यहां जमीनें छीन ली जाएंगी। ये वही फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल वामपंथी और देश विरोधी ताकतें, मित्रों आपको बता दूं कि आज से नहीं बल्कि देश की आजादी के बाद से लगातार करती आ रही हैं। और इसी डर के सहारे चीन को फायदा पहुंचाने की कोशिशें भी हो रही हैं। इसे समझने के लिए मैं कुछ आपको आंकड़े देता हूं, तब आपको यह समझ आ जाएगा आसानी से कि किस तरीके से 58 साल 1962 की जो चीजें थी उनको एक बार फिर दोहराया जा रहा है। आपको बता दूं कि किसानों के आंदोलन की वजह से आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अब तक पंजाब को 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। एक और अनुमान के मुताबिक इस आंदोलन की वजह से पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को हर दिन औसतन 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। कौन करेगा इस नुकसान की भरपाई? अगर 34 दिनों की बात करूं, आज 35वां दिन है, तो 34 दिनों में अगर इन सारी चीजों को जोड़ दूं मैं, तो 34 दिनों में इन राज्यों को 1,19,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है अब तक। पंजाब में तो इस आंदोलन के दौरान कई टेलीकॉम कंपनियों के टावर्स को नुकसान पहुंचाया गया। खबरें हैं कि प्रदर्शनकारी किसानों ने करीब 1500 टावरों की बिजली काट दी, उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि ये खबरें सामने आ रही हैं कि किसानों ने जिनको जियो का टावर समझकर जिनकी बिजली कट करी थी या जिनको क्षतिग्रस्त किया था, वो जियो पहले ही बेच चुका है। लेकिन यह सबसे बड़ी बात है कि 1500 से ज्यादा टावर्स को आपने नष्ट कर दिया। और जैसा कि मैंने बताया कि 34 दिनों में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों को 1,19,000 करोड़ रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है। भारत में आपको बता दूं कि ऑटोमोबाइल की प्रोडक्शन इस आंदोलन की वजह से प्रभावित हो रहा है।
चीन अभी इस मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है, जबकि भारत चौथे नंबर पर है। दुनिया की बड़ी बड़ी वाहन निर्माता कंपनियां अब ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारत में गाड़ियों का निर्माण करना चाहती हैं और चीन से बाहर निकलना चाहती हैं, लेकिन इस आंदोलन की वजह से इस क्षेत्र को बहुत नुकसान हो रहा है और शायद इस देश में बैठे वामपंथी चीन के पिछलग्गू यही चाहते थे। अब इसी तरीके से, ये तो मैंने वाहनों की बात बताई आपको, इसी तरीके से मोबाइल फोन की बात करता हूं। मोबाइल फोन के निर्माण में भारत चीन के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर है, लेकिन इस आंदोलन की वजह से उसमें भी बाधा पड़ रही है। भारत के छोटे और बड़े व्यापारियों को इस आंदोलन की वजह से पिछले कुछ दिनों में 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। किसी देश में आपको बता दूं कि जब इस तरीके के आंदोलन होते हैं तो उस देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी असर पड़ता है। हाल ही में आपने सुना होगा कि अमेरिका के कुछ सांसदों ने माइक पोम्पियो से ही कहा कि आप इस आंदोलन को लेकर भारत से बातचीत कीजिए। कनाडा, जो कि खालिस्तानी ताकतों के वश में है, वो पहले ही इसमें कूद चुका है। यूएन भी इस पर बयान दे चुका है। तो अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और यही कोशिश उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून के दौरान भी की थी। आपको याद होगा, खबर आई थी कि उमर खालिद ने महाराष्ट्र में एक जगह ऐसा भाषण दिया कि ट्रंप आएंगे और ट्रंप के सामने आप ये कीजिए, जिससे ट्रंप को पता लगे कि यहां पर एक खास मजहब के साथ क्या किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय छवि पर नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। और आपको बता दूं कि इस तरीके के जब आंदोलन होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय छवि पर असर पड़ता है। बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर निवेश करने से बचने लगती हैं उस देश में, और अगर भारत की छवि को चोट पहुंचेगी तो इसका सबसे ज्यादा फायदा चीन को पहुंचेगा, क्योंकि ये कंपनियां चीन से निकलकर भारत आना चाहती हैं। लेकिन भारत में जब आप आंदोलन पर बैठ जाओगे 35-35 दिनों तक बेफजूल के आंदोलन में, ऐसे कई लोग इसमें बैठे हुए हैं, ऐसे मैं कहूंगा कि अधिकतर लोग इसमें बैठे हुए हैं इस आंदोलन में, जिनका ना तो वो किसान है ना कृषि कानूनों से कुछ लेना देना है। बस भड़काया गया कुछ पार्टियों द्वारा, देश विरोधी ताकतों द्वारा, तो आ गए यहां फुट मसाज करवा रहे हैं, बादाम का हलवा खा रहे हैं, मखमली रजाई ओढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि आंदोलन है। उन्हें यह पता है कि अगर भारत में यह आंदोलन हुआ, भारत की छवि को नुकसान हुआ, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा चीन को पहुंचेगा। भारत के जो वामपंथी चीन को अपना वैचारिक पूर्वज मानते हैं, वो शायद ऐसा ही चाहते हैं और इसलिए ये वामपंथी एक बार फिर उसी फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं जो इन्होंने 1962 में भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ था तब अपनाया था। आपको बता दूं कि चीन भी यह जानता है कि यह 1962 का नहीं, 2020 का भारत है। आज ही राजनाथ सिंह ने सीधे सीधे यह चेतावनी दी कि चीन के साथ अभी समस्या का हल नहीं निकला है और जो विस्तारवादी ताकतें हैं उनको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, यानी छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज का बयान है। लेकिन देश में बैठे ये वामपंथी गिरोह जो चीन को अपना वैचारिक पूर्वज मानता है, वो नहीं चाहता कि भारत आगे निकले। चीन ये भी जानता है, आपको बता दूं कि 1962 का नहीं, 2020 का भारत है, ये मोदी का भारत है और चीन के लिए भारत से युद्ध जीतना इतना आसान नहीं है। इस वक्त चीन लद्दाख और डोकलाम में ऐसा नहीं कर पाया और इसलिए चीन अब नए तरीके आजमा रहा है और उसने भारत में बैठे अपने एजेंट्स यानी वामपंथियों का रिमोट कंट्रोल अब पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लिया है और वो इसके सहारे बिना युद्ध लड़े भारत को कमजोर करने की कोशिशें कर रहा है। आपको बता दूं कि साल 1959 में जब भारत की तत्कालीन सरकार ने इस बात का खुलासा किया था कि लद्दाख के आसपास चीन की भारत की जमीन पर चीन जो है वो अतिक्रमण कर रहा है, तो चीन का विरोध करने की बजाय वामपंथियों ने चुप्पी साध ली थी 1959 में। यहां तक कि उस दौरान वामपंथी पार्टियों ने कुछ ऐसे बयान भी जारी किए थे जो चीन के हित में थे लेकिन भारत की संप्रभुता के लिए खतरा थे। यह बात थी 1959 की। यहां तक कि 60 साल पहले जब चीन की सेना ने तिब्बत पर जबरदस्ती कब्जा किया था, तब भी वामपंथियों ने चीन का साथ दिया और कहा कि चीन तिब्बत के लोगों को अंधकार से बाहर निकालने का काम कर रहा है। यहां तक ठीक था, लेकिन 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया, तब भी कई वामपंथी लकड़बग्गों ने भारत की जगह चीन का साथ दिया। यहां तक कि जो वामपंथी भारत के सैनिकों के लिए खून देना चाहते थे या पैसों से भारत की मदद करना चाहते थे, उन्हें भी ऐसा करने से रोक दिया गया था। यह 1962 की बात है और इसी फॉर्मूले पर यह वामपंथी गिरोह, वामपंथी गैंग अभी भी काम कर रहा है। आपको बता दूं कि वामपंथी नेता चीन के समर्थन में उस वक्त रैलियां तक कर रहे थे। 1962 के युद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई चीन का इस तरह से समर्थन कर रही थी कि तत्कालीन सरकार को इस पार्टी के नेताओं को जेल भेजना पड़ा था
और इस बीच सीपीआई टूट गई थी, सीपीआई एम का गठन हुआ था। वामपंथी भारत की जगह चीन का साथ तब दे रहे थे जब वो भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थे। और ऐसा लगता है कि यही आज कई वामपंथी अभी भी कर रहे हैं और चीन को फायदा पहुंचाने के लिए 1962 के इसी फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है। यह लगातार इस देश में चल रहा है। अपने फायदे के लिए आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। यह चाहा जा रहा है कि आंदोलन चलता रहे, लेकिन आज सरकार से बातचीत है और देखते हैं कि इस बातचीत में क्या निकलता है। लेकिन यह इस आंदोलन की सच्चाई है, यह इस आंदोलन की हकीकत है। तो इसे शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।